जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया था। हमने सीखा था कि हुक्स का लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने सीखा कि जो हमारे इलास्टिक मॉड्यूल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुक का लॉ है वो हमें क्या बताता है। हुक का लॉ हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबल यानी कि जो उसका स्ट्रेस और उसका जो स्ट्रेन यानी कि विकृति, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट संख्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? इसके बेस के ऊपर हमने 3 प्रकार के इलास्टिक मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने स्टडी किया था। सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि हमारा जो यंग का जो इलास्टिक मॉड्यूल है वो क्या होता है। तो यंग का इलास्टिक मॉड्यूल है वो हमने देखा था जिसको आप वाई या ई से डिनोट करते हो, जिसकी वैल्यू बराबर होती है सिग्मा एन बाई ई एल के बराबर। और यहाँ पर हमारा जो सिग्मा एन है वो किसके बराबर है, सिग्मा एन हमारा है एफ बाई ए के। ठीक है? और ई एल किसके बराबर है, जो चेंज इन लेंथ और जो टोटल चेंज है उसके बराबर। ठीक है? इसी आधार पर हमने देखा था कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो जो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो यहाँ पर जो y है वो किसके बराबर है, यानी कि यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो किसके बराबर आता है अपना एफ बाई ए, और साथ में नीचे आएगा डेल्टा एल और ऊपर आएगा एल। ठीक है? वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की थी कि एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक y, फिर आएगा ए डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। तो इसको जब हमने कंपेयर किया था हमारे जो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, यानी कि एफ इक्वल्स टू के एक्स के साथ, तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास में आया था जो अपना यंग का प्रत्यास्था गुणांक वाई ए एल के बराबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपनों ने फाइंड किया था। तो दोस्तों सेकंड टाइप का जो हमारा इलास्टिक मॉड्यूल था जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से, और ये किसके बराबर था, हमारा जो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति के बराबर था, यानी कि सिग्मा टी बाई अपना ई एस के बराबर। ठीक है? और सिग्मा टी है वो किसके बराबर था, ये बराबर था अपना एफ बाई ए के, और ई एस है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एल बाई एल। जहाँ पर दोस्तों हमारा डेल्टा एल बाई एल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने अपरूपण विकृति में ये स्टडी किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर उसके सरफेस के समानांतर अगर कोई एक फोर्स लगाया जाए तो उसकी ये वाली जो साइड वाली जो लेंथ है वो आगे की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है, तो इस एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फाई किसके बराबर होता है, ये वाली वैल्यू है वो डेल्टा एल, और ये वाली वैल्यू है वो एल है। ठीक है? तो अपना जो यहाँ पर अपरूपण विकृति है वो किसके बराबर आ जाएगी, फाई इक्वल्स टू ई एस इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। इसके बाद में हमारा जो थर्ड टाइप का जो इलास्टिक मॉड्यूल था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है? जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे, और ये किसके बराबर था, सिग्मा वी बाई ई वी के बराबर। ठीक है? और हमारा जो सिग्मा वी है वो किसके बराबर था, हमने देखा था एफ बाई ए, और ई वी है वो किसके बराबर था, डेल्टा वी बाई वी के बराबर। ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखने हैं। अब जरा इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक स्प्रिंग दे रखी है जिसकी लंबाई है एल, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब इस स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि बीच में से उसको कट कर दिया जाता है, और किस अनुपात में काट रहे हैं, 3:2 के अनुपात में काट रहे हैं। ठीक है? तो इस स्प्रिंग को काटने के बाद में जो दोनों भाग है उन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है? तो मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है उसको 3 अनुपात में, और ये वाला जो पार्ट है उसको 2 अनुपात में काटा गया है। ठीक है? और इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लेते हैं इसका K1 है और इसका K2 है। तो हमें K1 और K2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? तो अब जरा मुझे बताइए हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका स्प्रिंग की लंबाई के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए अभी ऊपर अपनों ने फॉर्मूला देखा ना कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, हमारा जो यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक y और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और बाई एल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, k समानुपाती 1/l के बराबर होता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों पार्ट्स का अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों पार्ट्स की लंबाई कितनी है, यानी कि L1 और L2 किसके बराबर है। ठीक है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि L1 अनुपात L2 है वो कितना है, 3:2 है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि मान लेते हैं हमारा जो L1 है वो किसके बराबर है, 3x के बराबर, और जो L2 है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर। ऐसा लिखा जा सकता है ना।
तो आप क्या कहोगे कि यहाँ जो टोटल जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, यानी कि 3x प्लस 2x ये किसके बराबर होगा, स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ एल के बराबर होगा, होगा ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे 5x है वो बराबर आ गया अपना एल के बराबर, तो x है वो किसके बराबर आ गया, अपना l बाई 5 के बराबर आ गया। तो इस x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो L1 अपने पास में कितना आ जाएगा, 3l बाई 5 के बराबर। इसी प्रकार से हमारा जो L2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2l बाई 5 के बराबर आ जाएगी ना। तो अब जरा आप बताइए हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि K1 और K2 किसके बराबर होगा, K1 समानुपाती होगा 1 बाई L1 और अपना जो K2 है वो समानुपाती होगा 1 बाई L2 की। ठीक, तो हमारा जो K1 है वो किसके समानुपाती होगा, K1 समानुपाती, अब L1 की वैल्यू रखिएगा, 3l बाई 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो K2 है वो किसके समानुपाती होगा, 5 बाई 2l के। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर हमने देखा K समानुपाती किसके है, 1 बाई L की है ना। तो यहाँ पर क्या आप ऐसा लिख सकते हो K1 बाई K इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, 5 बाई 3l और साथ में आ जाएगा 1 बाई एल, यानी कि एक दूसरे में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से K2 बाई K करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 बाई 2l और साथ में क्या आ जाएगा, 1 बाई एल के। तो एल से एल कैंसिल करेंगे तो अपने पास में K1 और K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 3 के बराबर, और जबकि K2 की वैल्यू अपने बराबर आ जाएगी 5 k बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से बता सकते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक स्टील का वायर दे रखा है जिसकी लेंथ है एल। इस वायर का जो दूसरा जो किनारा है उसके साथ कोई एम द्रव्यमान है जिसको लटकाया गया है। इस वायर का जो अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिक मॉड्यूल है, वो हमें वाई दे रखा है, ठीक है। तो इस एम द्रव्यमान के कारण इस तार की लंबाई में जो चेंजेस आ रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो किसके बराबर होता है, एफ बाई ए और साथ में नीचे क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, एफ बाई ए और डेल्टा एल और ये, ठीक है ना। तो यहाँ से जो लंबाई में चेंजेस क्या आ रहा है, ये शो करता है हमारा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एल बाई ए वाई के बराबर, ठीक है। अब फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हम देखते हैं यहाँ हमारे इस एम द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। तो एम द्रव्यमान की वजह से कितना फोर्स है, एम जी लग रहा है, तो एम जी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर एम जी एल अपॉन ए वाई, ठीक है। तो लंबाई में चेंजेस इतना आ जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक वायर दे रखा है। इस वायर की लंबाई है वो है एल। इसको स्थिति ए और बी के अनुसार लटकाया जाता है, ठीक है। जिसमें स्थिति 1 के अंदर उसके साथ कोई एम द्रव्यमान को लटकाया गया है, जबकि स्थिति बी है उसमें इसके दोनों किनारों पर एम द्रव्यमान बांधकर उसको लटकाया गया है, ठीक है। अगर स्थिति ए में अगर तार में वृद्धि जो हो रही है वो एल है, तो स्थिति बी में वृद्धि कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ज़रा मुझे बताइए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा जो वायर है उसके किनारे पर कितना बल लग रहा है, तो आप कहेंगे किनारे पर जो बल लग रहा है वो इस एम द्रव्यमान की वजह से लग रहा है और एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जबकि हमारा जो स्थिति बी है उसमें जो अपना वायर है उसके दोनों किनारों पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे इस कंडीशन में भी एम जी ही लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो टेंशन फोर्स है दोनों किनारों के ऊपर इक्वल लग रहा है, जबकि फर्स्ट कंडीशन में भी टेंशन फोर्स डी है वो एम जी के बराबर ही है, ठीक है। तो लंबाई में जो चेंजेस आता है वो किसके बराबर है, डेल्टा एल इक्वल्स टू, अभी अपनों ने देखा एफ एल अपॉन अपना ए वाई के बराबर, है ना। तो यहाँ पर फोर्स है वो दोनों ही स्थितियों के अंदर इक्वल लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें अगर वायर की अगर लेंथ में जो वृद्धि हो रही है वो अगर एल है, तो सेकंड कंडीशन में भी एल वृद्धि ही होगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि हमारी पुली है और पुली के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर अगर वायर को लटका दिया जाता, ठीक है, इस वायर को यहाँ लटकाया जाता और यहाँ पर पुली होती और उसके दोनों साइड है अगर हमारे एम द्रव्यमान होते, तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर हमारा जो वायर है उसकी लंबाई में कितना चेंजेस आता। तो यहाँ पर देखिए टेंशन फोर्स है वो कितना वर्क करता है, यहाँ पर लग रहा है अपना एम जी, यहाँ पर लग रहा है एम जी, यानी कि टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है टी, ठीक है। यहाँ भी लगेगा इस किनारे पे भी टी, तो इस किनारे पे कितना लगेगा, आप कहोगे 2t लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, टी टेंशन की वजह से अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है एल, ठीक है, तो 2t जो फोर्स है उसकी वजह से लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, आप कहेंगे 2l। तो ये वाला जो वायर है उसमें 2l है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये देखना है कि टेंशन फोर्स कितना वर्क कर रहा है, यानी कि जो टोटल जो फोर्स है वो कितना वर्क करना है और उस फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई एक छड़ है जिसका जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है m, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो हमें दे रखा है y, और इस छड़ की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है l। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस छड़ के जो खुद के भार के कारण छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो सब इस तरह की क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो छड़ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो हम जानते हैं किसी भी रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी L/2 दूरी पर होता है ना। यानी कि जो टोटल उसका जो द्रव्यमान है उसके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है वो कहाँ पर होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर होगा। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे mg के बराबर होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो रोड है, रोड पर L/2 दूरी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ में चेंजेस क्या आएंगे, डेल्टा एल इक्वल्स टू, अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हम देख रहे हैं mg लग रहा है। लेंथ कितनी है इसकी, L/2 है। ओके, L/2, और नीचे कितना आएगा a, और साथ में आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y। ठीक है। तो अपना जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mgl/2ay के बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि इस रोड के दूसरे किनारे पर एफ फोर्स लगाया जाए तो जो लेंथ है उसमें चेंजेस हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर देखिए दो फोर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर हमारा mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक एफ फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो लेंथ में जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो इन दोनों फोर्स की वजह से होगा। एक तो क्या होगा, खुद के वेट की वजह से होगा, खुद के भार की वजह से होगा, और दूसरा किसकी वजह से होगा, जो एक्सटर्नल एफ फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से होगा। तो खुद के भार की वजह से जो लेंथ में चेंजेस है वो क्या होगा, तो देखिए इसका जो वेट है यानी कि जो फोर्स है वो mg लग रहा है। लेंथ किसके बराबर है, L/2 के बराबर, और a y के बराबर। ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है F। अब देखिए यहाँ पर इस किनारे के ऊपर फोर्स लग रहा है अपना, तो यहाँ पर लेंथ है वो टोटली इस रोड की जो लेंथ है उसको लेंगे, यानी कि अपने L लिखेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, a y आ जाएगा। ठीक है। तो जो लेंथ है उसमें जो टोटल जो चेंजेस आ रहा है वो इतना आएगा अगर एक एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर अप्लाई करें। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि हमारा जो ये रोड है वो ग्राउंड पे रखी है, ठीक है, और इस रोड के एक किनारे के ऊपर एफ फोर्स है वो अप्लाई किया जाए, तो अब जरा बताओ इसकी जो लेंथ है उसमें कितने चेंजेस आएंगे। तो देख लेते हैं इसको भी। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रोड है जिसका द्रव्यमान m है और लेंथ हमें दे रखी है l। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है a। अब रोड को किसी एक किनारे पर अगर f फोर्स लगाया जाए तो उसकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंजेस आएगा वो हमें फाइंड करना है। जबकि रोड हमारी कहाँ रखी गई है, किसी घर्षण रहित सतह के ऊपर रखी गई है, यानी कि फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर रखी गई है। दोस्तों आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर है वो स्टडी किया है, और उसमें हमने सीखा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर उसका द्रव्यमान m है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया जाए तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू होता है ma, तो एक्सेलरेशन है वो उसका होगा F/m के बराबर। ठीक है, ये तो हमने वहाँ सीखा है। इसके अलावा हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर इस रोड के एक किनारे पर एफ फोर्स लग रहा है तो उसके इस किनारे से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, सीखा है क्या अपनों ने। तो जरा पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन वाली। वहां हमने देखा था कि कोई एक रस्सी है जिसके अंदर द्रव्यमान m है। ओके, और इस m द्रव्यमान वाली रस्सी के किसी एक किनारे के ऊपर अगर F फोर्स लगाया जाए तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, रस्सी के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन फोर्स T है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने वहाँ एक ट्रिक सीखी थी। हमने देखा था कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के अबाउट हम रस्सी को 2 ब्लॉक मानकर उसको सोल्व करेंगे। इस तरह से 2 ब्लॉक मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो ब्लॉक है उसका द्रव्यमान कितना है, m डैश है। तो बचे हुए इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इस ब्लॉक का द्रव्यमान हो जाएगा अपना जो टोटल द्रव्यमान है उसमें से अगर m डैश है वो बाहर निकाल दे। ठीक है ना। तो अब जरा इसको 2 ब्लॉक से मिलकर बना हुआ मानिएगा। फर्स्ट ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान अपना है m डैश, जबकि हमारा जो सेकंड ब्लॉक है उसका द्रव्यमान है अपना m माइनस m डैश, और ये दोनों ब्लॉक है आपस में कनेक्टेड है किसी मासलेस स्ट्रिंग के द्वारा। ठीक है। और इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं एफ फोर्स। ठीक है। इन दोनों रस्सियों के मध्य जो स्ट्रिंग है उसके बीच में कोई एक टेंशन फोर्स टी है वो वर्क कर रहा है। तो बड़े ही आसानी से हम जो इक्वेशन बनाकर यहाँ पर जो टी फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये जो टी फोर्स है वो किसके बराबर होगा, टी बराबर होगा अपना
ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके मास एम डेस और एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखिए अगर पूरी बॉडी है वो आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक है वो भी ए एक्सेलरेशन से ही आगे की तरफ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आगे वाला अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा और पीछे वाला अलग एक्सेलरेशन से, दोनों ही ए एक्सेलरेशन से ही आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये बराबर आ जाएगा एम डेस ए के बराबर। और एम डेस की वैल्यू क्या है तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जब हमारा ये रस्सी की जो टोटल लेंथ कितनी है एल है, तब उस रस्सी का द्रव्यमान कितना है आप कहेंगे तब द्रव्यमान है m, तो इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर द्रव्यमान कितना होगा आप कहोगे m बाई एल। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ किसके बराबर है, तो ये वाली लेंथ हमने मानी कितनी x, तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर आ जाएगी आप कहेंगे l माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ अपनी l है। तो आप क्या कहोगे इस l माइनस एक्स वाला जो पोर्शन है उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम कहेंगे l माइनस एक्स वाले पोर्शन का द्रव्यमान आएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और ये किसके बराबर आ गया अपना एम डेस के बराबर। इस एम डेस की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास में इस टी की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा एम बाई एल और साथ में आ जाएगा एल माइनस एक्स, और यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ए एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एफ बाई एम के बराबर। तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एम, देखिए एम से एम तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा एफ बाई एल और साथ में आ जाएगा एल माइनस एक्स। तो दोस्तों हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि अगर हमारा जो रोड है उसके इधर वाले किनारे पर एफ फोर्स लग रहा है तो इस किनारे से किसी एक्स दूरी पर हमारा जो पॉइंट पी है उसके ऊपर जो टेंशन फोर्स या जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोस्तों एक पॉइंट और समझिएगा, हमारे पास में जो ये रोड दे रखी है इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो हमें दे रखी है एल, और इस रोड के इधर वाला जो किनारा है उससे किसी एक्स दूरी के ऊपर हमने कोई एक अल्पांश माना, उस अल्पांश की लंबाई कितनी है डी एक्स है, और इस डी एक्स अल्पांश के ऊपर ये हमारा टेंशन फोर्स टी है ये लग रहा है। ओके, हम क्या देखेंगे कि इस डी एक्स अल्पांश के ऊपर जब हमने ये टी फोर्स अप्लाई किया, ये टी फोर्स जब अप्लाई किया तो इसकी जो लेंथ है लेंथ में वृद्धि कितनी आ रही है, ये लेंथ में वृद्धि आ रही है डी एल, ठीक है, कितनी वृद्धि आ रही है डी एल। तो इस पूरे रोड के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले हम डीएल के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में इस पूरी रोड के लिए जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम बताइए जरा डीएल है वो किसके बराबर होगा, तो जो लेंथ है लेंथ में चेंज है वो किसके बराबर आ जाएगा डी एल इक्वल्स टू, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है आप कहेंगे टी, और अपना जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है क्योंकि अभी अपने डीएक्स पोर्शन के लिए ले रहे हैं तो ये डीएक्स के बराबर ही लेंगे अपॉन ए वाई, ठीक है। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए जो लेंथ में जो टोटल जो चेंजेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, मान लेते हैं टोटल चेंजेस आ रहा है एल, ठीक है, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा इधर वाले किनारे से लेकर इस रोड की टोटल लेंथ के लिए, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से l तक। ओके, अब t की वैल्यू और जरा रखिएगा, t की वैल्यू क्या है अपना, तो देखिए लेफ्ट साइड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में जो टोटल जो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है वो x आ गया, सॉरी l आ गया, और ए वाई है वो तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर रख लेंगे, टी की वैल्यू रखी तो अपनों ने एफ बाई एल है वो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर अपना आ जाएगा एल माइनस एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इंटीग्रेट कीजिए जरा तो एल इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा एफ ए एल वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो अपने पास में आ जाएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 से एल तक, तो लिमिट रखने के बाद अपने पास में फाइनली क्या आ गया इसको देखिए जरा, तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाई 2, जीरो रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इस वाली टर्म को और सोल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में एल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ अपॉन ए एल वाई, साथ में आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ एल से एल तो कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास में जो टोटल जो लेंथ है लेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है एफ एल अपॉन 2 ए वाई, ठीक है। ये कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसकी एल बाई 2 दूरी के ऊपर, एल बाई 2 दूरी पर है ना, और इसके इस किनारे पर कितना लग रहा है फोर्स एफ लग रहा है, तो जो लेंथ में जो टोटल चेंजेस है वो किसके बराबर है, ये बराबर होता है डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन नीचे क्या है ए वाई, यहाँ एल की जगह हमें क्या रख देना है सेंटर ऑफ मास से दूरी, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो हम कहाँ मानेंगे सेंटर ऑफ मास मानेंगे, और सेंटर ऑफ मास से ये जो दूरी है यानी कि इधर वाला जो पोर्शन है सिर्फ इधर वाले पोर्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा एफ एल बाई 2 अपॉन ए वाई,
तो अपने पास में ये दोनों आंसर है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों क्या होता है इस छड़ पर हम एफ फोर्स लगाने की बजाय इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको घुमाते इस समतल में, तो उस कंडीशन में इस छड़ की रोटेशन की वजह से इसकी जो लेंथ है, लेंथ में क्या चेंजेस आता? ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रोड है जिसकी लेंथ है हमारे पास में एल और इसकी मास डेंसिटी है वो है रो। इसको किसी क्षैतिज समतल में किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घुमाया जाता है, ठीक है? तो इस छड़ की लंबाई में कितना चेंजेस आता है वो हमें फाइंड करना है, यदि उसका जो यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक y हमें दे रखा है, ठीक है? तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाते हैं यानी कि रोटेशन करवाते हैं, तो ऐसे कौन से फोर्स वहाँ वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये रोड है उसकी लेंथ में वृद्धि आ जाती है। तो देखिए हमने प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उस पर दो तरह के फोर्स वो लगते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में कोई एक रस्सी है जिसके साथ हम किसी एम द्रव्यमान को बांधकर उसको रोटेट करवा रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उस पर दो तरह के फोर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं। एक तो उस पर टेंशन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान लेते हैं जो रेडियस है वो आर है, ठीक है? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर है, उस पर एक फोर्स लगेगा। तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ये रोड है, रोड का जो रोटेशन एक्सिस है उसे किसी एक्स दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर रोटेशन की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो ये सेम हमारा ये वायर वाला या अपना जो रस्सी वाला जो कंसेप्ट है उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई अपने पास में एक वायर है, ठीक है? उसके साथ आपने कोई एक द्रव्यमान है ये लटका रखा है, ये वाला जो द्रव्यमान है वो लटका रखा है, और इस द्रव्यमान के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर जो टेंशन फोर्स टी है वो कितना लग रहा है, ठीक है? तो किस तरह से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक डी एक्स अल्पांश मानेंगे, ठीक है? और इस डी एक्स अल्पांश की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर कितना जो टेंशन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है वो फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ये पूरे वाला जो ये पोर्शन है उसकी वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये हमारी हो गई रोड, और इस रोड पर जो रोटेशन एक्सिस है ये हमारा रोटेशन एक्सिस से किसी एक्स दूरी के ऊपर हमने ये डी एक्स अल्पांश लिया, ठीक है? और इस डी एक्स अल्पांश की वजह से यहाँ हमारा जो पॉइंट पी है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है टेंशन फोर्स उसको मैं मान लेता हूँ डी टी, और इस डी टी की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए यहाँ हमारी जो रोड है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, रोटेशन एक्सिस से जो दूरी है इसकी एक्स है, और इसका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं डी एम है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो डी एम ओमेगा स्क्वायर और आर की जगह क्या आ जाएगा? रोटेशन एक्सिस से दूरी यानी कि एक्स, ठीक है? अब यहाँ डीएम की वैल्यू क्या है वो तो हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो रोड है, रोड का जो ये वाला जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है, इसकी मास डेंसिटी है रो, ठीक है? तो जरा बताइए डीएम क्या हो जाएगा इस डीएक्स पोर्शन के लिए? तो ये हमारा आ जाएगा डी एम इक्वल्स टू, इसका जो ये वाली जो विड्थ है ये आ गई अपने पास डी एक्स, सरफेस एरिया कितना है ए, यानी कि ये वाला जो पोर्शन का, और साथ में मास डेंसिटी अपना रो, तो ये अपने पास में आ गई डीएम की वैल्यू। तो दोस्तों इस डीएम मास की वजह से यहाँ कितना टेंशन फोर्स लग रहा है? अपना ए रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ हमारी जो लिमिट है वो वेरी करेगी एक्स से एल तक, ठीक है? तो जब एक्स रखेंगे तो उस एक्स पॉइंट के ऊपर हमारा जो टेंशन फोर्स है वो कितना लगेगा? आप कहेंगे टी। जब एल रखेंगे यानी कि इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना लगेगा? आप कहेंगे जीरो, ठीक है? अब बोथ साइड जरा इंटीग्रेट कीजिए, क्या वैल्यू आती है? हमारे पास में लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस टी इक्वल्स टू ए रो ओमेगा स्क्वायर, और इधर वाली साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो टू इधर आ गया, और साथ में आ जाएगा अपना एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में जो फोर्स टी है उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी ए रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू, माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है? अब दोस्तों यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है उसे हम जानते हैं कि यंग का प्रत्यास्था गुणांक किसके बराबर होता है? हमारा एफ बाई ए, और साथ में आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एल ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आती है, ठीक है? तो यहाँ पर इस रोड पर कितना फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे टेंशन फोर्स लग रहा है टी, और एल यानी कि कितना हिस्सा आप ले रहे हो? ये अपने डी एक्स हिस्से के लिए तो देख रहे हैं, पहले इस डी एक्स पोर्शन के लिए सबसे पहले देख रहे हैं, तो एल की वैल्यू कितनी रखोगे? डी एक्स रखेंगे, और यहाँ अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए आ जाएगा, और डेल्टा एक्स क्या है? तो यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो डी एक्स पोर्शन है
उस पर जो ये टी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आ रहा है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ में जो इंक्रीज आ रहा है वो है डी एल। ठीक है, तो ये अपना आ गया डी एल। अब जरा वैल्यू पुट कीजिएगा क्या आता है अपनी। तो देखिए वाई को इधर वाली साइड ले जाते हैं और डीएल को ले जाते हैं इधर वाली तरफ, तो अपने पास में आ जाएगा टी अपॉन ए वाई और साथ में आ जाएगा अपने डी एक्स। तो यहाँ जो टी की वैल्यू और रखिएगा, क्या आ जाएगा, डी एल इक्वस टू ए रो ओमेगा स्केयर बाई टू ए वाई, और डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, पहले ये भी तो आएगा एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर, एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर और साथ में आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो रहा है तो नीचे ए को ए से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दो को भी पास में रख लेते हैं। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो यहाँ पे देखिए अपना जो लेंथ में इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो मान लेते हैं लेंथ में इंक्रीज है 0 से एल तक हो रहा है। ठीक है, और इधर वाली तरफ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आप कहेंगे जो रोड की जो टोटल लेंथ है उसके लिए वेरी करेगा, यानी 0 से एल तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, लेफ्ट साइड तो अपना स्मॉल एल आ गया और राइट हैंड साइड अपना रो ओमेगा स्केयर अपॉन 2y, ये बाहर आ जाएगा। एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/3 माइनस ऑफ एल स्केयर एक्स। ठीक है, और लिमिट पुट कीजिएगा 0 से एल तक, तो अपने पास में फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, एल इक्वस टू रो ओमेगा स्केयर अपॉन 2y, और यहाँ पर लिमिट पुट की तो अपने पास में आ जाएगा L³/3 माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा L³। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, और यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस ऑफ 2L³/3। ठीक है, अब कुछ कट रहा है यहाँ पे 2 से 2 तो उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर L इक्वस टू माइनस ऑफ क्या आ गया, माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर L³/3y। ओके, यहाँ दोस्तों हमारे पास में नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आ रही है, और ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि ऊपर आपने जो टेंशन फोर्स ले रखा है उसकी डायरेक्शन आपने जो ली है वो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अपने डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे तो अपना जो लेंथ में चेंजेस कितना आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर L³/3y, यानी कि हमारा जो ये रोड है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, और इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जब रोटेट करवाएंगे तो इसकी जो लेंथ में जो इंक्रीज आ रहा है वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एल के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, रो ओमेगा स्क्वायर L³/3y के बराबर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।